नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी मेरी खुद की आप बीती है। सन 2004 में मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया था। अपने होम टाउन से नौकरी की तलाश में मैं पुणे आया। उस समय कॉल सेंटर काफी तेजी से बढ़ रहे थे। अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेता था, इसलिए कुछ दिन कोशिश करने के बाद पुणे में बेस्ड एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में मेरी नौकरी लग गई। शुरुआत में कुछ समय अपने साथ काम करने वाले लड़कों के साथ एडजस्ट किया और शेयरिंग बेसिस पर रहा, पर वो मुझे ज्यादा जम नहीं रहा था। मुझे शेयरिंग बेसिस पर रहने में कोई प्राइवेसी नहीं मिल रही थी दोस्तों। कॉल सेंटर में होने के कारण कई बार मेरी नाइट शिफ्ट भी होती थी और घर वापस आने के बाद अपना पर्सनल रूम ना होने के कारण मुझे ठीक से सोने को भी नहीं मिल पाता था। बहुत सोचकर पुणे में मैंने एक 1 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया। नया फ्लैट था और किराया भी रीजनेबल था। वहां मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। बिल्डिंग के सामने ही एक पार्क था, कभी कभी वहां जाकर समय बिता लिया करता था। 3 महीने के अंदर ही मकान मालिक ने घर खाली करने को बोल दिया। फिर घर ढूंढने निकला, पर कुछ अच्छा मिल नहीं पा रहा था। थक हार कर मुझे एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से बात करनी पड़ी। उसने कई फ्लैट दिखाए और फाइनली मुझे एक फ्लैट पसंद आया। अब जो लोग किराए के घरों में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि घर शिफ्ट करना कितना बड़ा सरदर्द हो सकता है। ऊपर से ब्रोकर को 1 महीने का किराया कमीशन के तौर पर भी देना पड़ता है। खैर, कुछ महीने और बीते और जिस फ्लैट में रह रहा था उसके ओनर ने उस फ्लैट को सेल पर चढ़ा दिया। रात भर में कॉल सेंटर में शिफ्ट पूरी करके घर वापस आता और दिन में कभी भी ब्रोकर किसी न किसी को घर दिखाने के लिए लाता रहता था। तब मैंने ठान लिया दोस्तों कि अपना फ्लैट ही खरीदना है। सन 2004-2005 की बात करूं तो पुणे में नॉर्मल बिल्डिंग में 2 BHK फ्लैट की कीमत 10 से 15 लाख के बीच होती थी। मेरा बजट उतना भी नहीं था। फिर भी मैंने कुछ लोगों से बोलकर रखा कि मेरा बजट 8 लाख रुपए तक है और मुझे एक 2 BHK खरीदना है। कुछ महीने उसी तरह गुजारे दोस्तों। रात भर काम करता और दिन में आधी अधूरी नींद होती। किस्मत से अचानक एक शनिवार के दिन मेरे पास एक फोन आया कि एक 2 BHK मेरे बजट में बिकाऊ है। मैं तुरंत से पहले उसको देखने पहुंचा। वो फ्लैट पुणे की आर के पुरम नाम की सोसाइटी में था दोस्तों। उस समय के हिसाब से बात करूं तो वो लोकेशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पॉश लोकेशन नहीं थी, पर वो फ्लैट मेरे बजट में आ रहा था। फ्लैट दूसरी मंजिल पर था और ओनर उसके 7 लाख रुपए डिमांड कर रहा था। फ्लैट की लोकेशन और फ्लैट के बिल्टअप एरिया के हिसाब से वो कम से कम 11 लाख की प्रॉपर्टी थी, पर मुझे सिर्फ 7 लाख में मिल रही थी। फ्लैट एकदम नया जैसा लग रहा था, नया पेंट किया हुआ था। उसमें उस समय मालिक खुद रह रहा था। परिवार में हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा था। बातचीत में पता चला उन्होंने वो घर 4 महीने पहले ही बैंक ऑक्शन में खरीदा था। अपने हिसाब से उसको ठीक कराया, पर अब बच्चे का स्कूल वहां से दूर होने के कारण वो उसको बेचना चाहते थे। थोड़ा अजीब फीलिंग तो थी दोस्तों, क्योंकि लोन के लिए जब मैंने उनसे फ्लैट के पेपर्स मांगे तब उसमें दिख रहा था कि उन्होंने वो फ्लैट 7 लाख में बैंक से खरीदा था। उसमें उन्होंने पेंट वगैरह भी करवाया था। कुल मिलाकर वो इस डील में लॉस में ही जा रहे थे। तो थोड़ा डाउट तो आ रहा था, पर मैंने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मेरा तो फायदा ही हो रहा था। उनको कुछ एडवांस दिया, होम लोन लिया और महीने भर के अंदर फ्लैट की ओनरशिप मेरे पास आ गई। अप्रैल 2005 को मैंने श्री गणेश करके उस फ्लैट में शिफ्ट भी कर लिया। जैसा मैंने बताया वो फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। उस बिल्डिंग में एक फ्लोर पर 2 ही फ्लैट थे। पड़ोस वाले फ्लैट में एक परिवार रहता था। वो लोग जब से वो बिल्डिंग बनी थी तब से ही वहां रह रहे थे। उन लोगों से 1-2 बार मैंने बातचीत करने की कोशिश की, पर उनकी तरफ से कोई वेलकमिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला। वैसे भी मेरी ज्यादातर नाइट शिफ्ट होती थी, तो बिल्डिंग के लोगों से मिलना ना के बराबर था। मेरी काफी कोशिश के बाद भी मुझे कोई झाड़ू पोंछा करने वाली बाई नहीं मिली दोस्तों। जिससे भी पूछता, फ्लैट नंबर बोलते ही झट से मना करके आगे बढ़ जाती। मुझे लगता था शायद अकेले रहने वाले लड़के के फ्लैट की वजह से वो अनकंफर्टेबल होंगी। कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया मैंने। मुझे वहां रहते हुए लगभग 3 महीने हो गए थे और सब कुछ बहुत नॉर्मल और अच्छा चल रहा था। एक फ्लैट की ओनरशिप का मजा अलग ही आ रहा था। एक वीकेंड मेरा एक ऑफिस कलीग अपने होने वाली पत्नी और अपने भाई के 5 साल के बेटे के साथ मेरे घर आया। उसका प्लान उसी बिल्डिंग के नए वाले अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट लेने का था। मेरे घर वो फ्लैट का साइज, बिल्ड क्वालिटी वगैरह ये सब देखने आया था। हम हॉल में बैठकर बात कर रहे थे और उसके साथ जो उसके छोटे भाई का बच्चा आया था वो घर भर में भागा फिर रहा था। कुछ देर बाद उसके तेज रोने की आवाज आई और वो बेडरूम के हॉल से भागता हुआ आया। हम सबको लगा कि वो कहीं गिर तो नहीं गया। तुरंत उसको चेक किया, पर उसको कहीं चोट वगैरह नहीं लगी थी। वो बुरी तरह से रो रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुआ तब उसने बताया कि बेडरूम वाले बच्चे ने उसको चांटा मारा और उसकी मम्मी ने उसको डांटा भी नहीं। बच्चा, मम्मी, तुम किसके बारे में बोल रहे हो बेटा? मैं उसकी बात सुन के हैरान रह गया था।
मेरे कॉलीग ने मुझे बड़ी हैरानी से देखा। अरे भाई, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, चलो मेरे साथ अंदर चेक करते हैं। मैं अपने कॉलीग के सवाल को पहले ही समझ गया था। हम सब मेरे बेडरूम में गए, वहाँ कोई नहीं था। बच्चा बस एक कोने की तरफ इशारा करके कह रहा था कि वो बच्चा और उसकी मम्मी वहाँ खड़े थे। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है तेरा भतीजा हॉरर मूवीज बहुत देखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उसकी होने वाली वाइफ ने कहा, और वो लोग गुस्से से घर से चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। मैंने अपने पूरे घर का चक्कर लगाया, पर सब कुछ नॉर्मल ही था दोस्तों। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब मैंने पैरानॉर्मल के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया। फ्लैट में अजीब सी फीलिंग आई, शायद मेरा दिमाग मेरे साथ खेलने लगा था। दिमाग एकदम फ्लैट की डील प्राइस की तरफ भी जाने लगा। मैं फ्लैट से बाहर निकला, थोड़ा घूमकर वापस आया, दिमाग से बेकार के ख्याल निकाले और अपने कामों में बिजी हो गया। मेरे को कभी भी कोई क्रीपी फीलिंग वहां नहीं आई थी, और धीरे धीरे मैं वो बात भूलता चला गया। एक दिन दोपहर में मैं अपने बेडरूम में सोया हुआ था। दिन में अच्छी नींद लेने के लिए मैं काले रंग के पर्दे इस्तेमाल करता था। उस समय पुणे का मौसम भी बहुत सुहाना रहता था। मैं एक हल्का सा कंबल ओढ़ कर सोया हुआ था। मैं ज्यादातर बाईं करवट लेकर सोता हूँ, उसी करवट में सो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कंबल कमर की तरफ से किसी चीज से अटक रहा है। मैंने नींद में ही उसको अपने ऊपर खींच लिया। मुझे लगा शायद मेरे पीछे जो तकिया पड़ा है उसके नीचे दब रहा होगा। थोड़ी देर बाद फिर वही फीलिंग आई, और कंबल जैसे फिर खिंचने लगा। मैंने कंबल को फ्री करने के लिए अपना हाथ कमर की तरफ किया। मेरे हाथ में जैसे किसी बच्चे को छुआ। मैं चीख मारकर उछलकर खड़ा हो गया दोस्तों। मुझे अच्छे से याद है, मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे मैंने किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा हो। इतना छोटा हाथ जैसे किसी 6 महीने के बच्चे का होता है। मैं पसीने में लथपथ हो चुका था दोस्तों, और मेरा दिल जैसे सीना फाड़कर बाहर आने को था। मैंने एक झटके में कंबल बिस्तर से खींच लिया, पर बिस्तर खाली था, उस पर कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद मैंने बेडरूम में सोना बंद कर दिया और हॉल में ही सोने लगा। मेरा दिमाग जानता था वहां कुछ नहीं है, पर मेरा दिल कह रहा था उस फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि मेरे ऑफिस के कुछ कलीग मेरे घर पर पार्टी के लिए आए। देर रात तक पार्टी चली, और एक कॉलीग को छोड़ के सब चले गए। वो कॉलीग रात को मेरे घर पे ही रुकने वाला था। रात में सोने से पहले वो पानी लेने के लिए किचन में गया, और अंधेरे के कारण उसका हाथ नमक के डब्बे पर लग गया और वो डब्बा नीचे गिर पड़ा। वो झाड़ू उठाकर साफ करने लगा, तो मैंने उसको रोक दिया और मजाक में बोल दिया कि मेरे घर में एक इनविजिबल हेल्पर है जो सब सफाई कर देता है। उसके बाद हम लोग हंसी मजाक करते हुए सो गए। सुबह मैं पहले उठा। मेरा कॉलीग घोड़े बेच के सो रहा था। मैं किचन में चाय बनाने गया। दिमाग में वही चल रहा था कि पहले जो रात में नमक गिरा है ना, उसकी सफाई करनी है। हाथ में झाड़ू लेके जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। सारा नमक साफ हो चुका था, और नमक का डब्बा किचन के प्लेटफॉर्म पर रखा था। नमक साफ करके सिंक में डाल दिया गया था। मैंने तुरंत जाके अपने कॉलीग को उठाया और उससे पूछा कि उसने रात में किचन साफ किया था क्या। वो हंसने लगा और बोला, तूने ही तो कहा था कि तेरे घर में एक इनविजिबल हेल्पर है, उसी ने साफ कर दिया होगा। वो बात भी दोस्तों हंसी में खत्म हो गई, पर मेरे दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। संभावना थी कि शायद किचन मेरे कलीग ने ही रात में साफ कर दिया हो, पर मैं बहुत स्ट्रेस में आने लगा था। यही वो समय था जहां मैंने पैरानॉर्मल के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैं समझना चाहता था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। सच बताऊं तो मैं अखबार में विज्ञापन देखकर एक दो बाबाओं से भी मिला, पर वो मुझे कोई रीजनेबल आंसर नहीं दे पाए, बस पैसे के लालची लगे। उस समय सिर्फ घर पे विजिट करने के लिए 7,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे दोस्तों। मैं हाथ जोड़कर वापस आ गया। ये वो समय था जब मैं अपनी पहली किताब कॉल सेंटर एंड इनसाइड स्टोरी पर काम कर रहा था। एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर पे मैं लिखा करता था। एक रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और मैंने अपने कंप्यूटर पे चेस खेलने का सोचा। मैंने कंप्यूटर चालू किया और गेम खेलने लगा। करीब घंटा भर खेलने के बाद मैंने जैसे ही कंप्यूटर बंद करने की सोची, मैंने देखा कि कंप्यूटर का पावर प्लग तो कनेक्टेड ही नहीं है। कंप्यूटर का प्लग नीचे फर्श पर पड़ा था दोस्तों। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और मेरे सामने ही स्क्रीन ऑफ हो गया। इसका मतलब मैं बिना पावर के ही कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, वो भी तब जब मेरे कंप्यूटर पर कोई यूपीएस भी कनेक्टेड नहीं था। वो हादसा मेरे लिए बहुत इंपैक्टफुल था। मैंने जागते हुए वो रात काटी। जितना मैं तांत्रिक आदि से मिलता और जितना मैं पढ़ता, मैं और ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था दोस्तों। ये कुछ ऐसा था जो मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब मुझे सस्ता घर मिल रहा था तो बहुत लोगों ने मुझे चेताया था, पर अपने फायदे के चक्कर में मैंने किसी की नहीं सुनी थी, और अब वापस उन्हीं के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर मैं जाना नहीं चाहता था।
रात को अक्सर ऐसा होने लगा कि मुझे अपनी पीठ के पीछे ऐसा एहसास होता जैसे कोई छोटा बच्चा लेटा हुआ है। मैं चुपचाप बिना हिले डुले पड़ा रहता। मुझे उस एंटिटी ने डराने या नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की थी, तो मैं भी उस माहौल में थोड़ा एडजस्ट होने लगा था। डर तो हमेशा दिमाग में रहता था, पर एक लिमिट में ही था। मैं अपने दोस्तों को घर बुलाने के बहाने ढूंढा करता था, जिससे मेरा अकेलापन दूर हो सके और मुझे कम डर लगे, पर ऐसा रोज हो पाना पॉसिबल नहीं था। ऐसा बहुत कॉमन फिनोमिनन होने लगा था दोस्तों कि मेरे रखे हुए सामान थोड़े हिले हुए मिलते। मैंने अपने हॉल के पर्दे में एक बंदर वाला सॉफ्ट टॉय लटकाया हुआ था। जब मैं घर आता तो वो कभी बेडरूम में, कभी हॉल में, तो कभी किचन में पड़ा मिलता। उस रात मेरे घर में मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे। उसमें 3 लड़कियां भी थीं। उनमें से एक ने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, तो वो मेरे बेडरूम में सोने चली गई। हम सब हॉल में बैठकर हैरी पॉटर मूवी देख रहे थे। तभी अचानक बेडरूम में सो रही लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई और हम सब तेज़ी से अंदर भागे। अंदर देखा कि वो लड़की नीचे फर्श पर अपने गाल पर हाथ रख के बैठी है और चिल्ला रही है। हम सब ने उसको बाहर लेके आए और थोड़ा नॉर्मल होने के बाद उसने बताया कि जब वो सो रही थी तो किसी ने उसके बाल पकड़कर उसको बिस्तर से नीचे घसीट कर फेंक दिया और उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोर से चांटा भी मारा। चूंकि वो लड़की काफी नशे में थी, सबको यही लगा कि वो नशे में ऐसी पागलों वाली बात कर रही है, पर मुझे पता था वो झूठ नहीं बोल रही। मुझे हो रही घटनाओं से इतना इंडिकेशन मिल रहा था कि मेरे फ्लैट में जो भी चीज थी उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जैसे ही कोई और वहां होता था और खास तौर पर बेडरूम में, और वो भी खास तौर पर कोई लड़की या बच्चा, तो उस एंटिटी को बर्दाश्त नहीं होता था। उसी घटना के अगले दिन मुझे अखबार में एक अलग तरह का विज्ञापन दिखा। वो नॉर्मल जादू टोने वाले विज्ञापनों से बहुत अलग था। वो पूरा इंग्लिश में था और उसमें किसी लेडी के बारे में लिखा था जो कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ ऑकल्ट साइंस से पढ़कर आई थी और लोगों की तकलीफें दूर करने का दावा कर रही थी। मैंने दिए हुए नंबर पर दोस्तों कॉल किया। फोन किसी आदमी ने उठाया और मैंने उस लेडी से मिलने का अपॉइंटमेंट ले लिया। पुणे के एमजी रोड पर उसने एक शॉप में अपना ऑफिस बनाया हुआ था। जाते ही मुझे रिसेप्शन पर 500 रुपए जमा करने को बोला गया। आधा घंटा इंतजार करने के बाद मैं उस लेडी के सामने बैठा था। उसने सिगरेट जला रखी थी और उसको देख के ही पता चल रहा था कि वो इंडियन नहीं है। उसने दीवारों पर जो पोस्टर लगा रखे थे वो डिस्टर्बिंग थे। उसमें मुझे लूसीफर, डोर टू हेल और कुछ और डिस्टर्बिंग पोस्टर्स दिखे। मैं उनमें से कुछ पहचान पाया और कुछ मेरी समझ से बाहर थे। इंग्लिश में हमारी बातचीत शुरू हुई। उसको मैंने अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। वो शांत से बैठी सिगरेट पीती रही और मेरी बात सुनती रही। मेरी बात खत्म होने तक वो 3 सिगरेट पी चुकी थी। उसने मेरी पूरी बात सुनने के बाद मुझे साफ साफ शब्दों में बताया कि वो शैतान की उपासक है। लूसीफर उसका भगवान है। अब मेरे व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि लूसीफर को क्रिश्चियन रिलीजन में शैतान माना जाता है। उसने बिना किसी झिझक के मुझसे पूछा कि क्या मैं ये जानने के बाद भी उसकी सर्विसेज लेना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे पास हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। उसने खुद से ही मेरे घर को विजिट करने की बात की और उसके बाद वो अपनी फीस बताएगी, उसने ऐसा बोला। अगले दिन ही उसने मेरे घर पर विजिट किया। मुझे अच्छे से याद है, शाम के 5 बजे के आसपास वो आई थी। उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट भी थी। पहले उसने हॉल में बैठकर सिगरेट पी और मुझसे बातचीत की। उसके बाद वो पूरे घर में घूमने लगी। उसने ईरानी भाषा में कुछ बड़बड़ाना जारी रखा था जो मुझे जरा भी समझ में नहीं आया। लगभग आधा घंटा घर में घूमने के बाद वो वापस आकर हॉल में बैठ गई और कहा कि मुझे खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए क्योंकि वो रात को वहीं रुकेगी। उसने बताया घर में डेफिनेटली कोई तो एंटिटी है और वो रात को 3 से 3:20 के बीच उसको मेरे सामने बुलाकर बात करेगी। अब दोस्तों, ये मेरे लिए डरावना भी था, ये मेरे लिए खुशी की बात भी थी कि फाइनली कोई ऐसा मिला था जो दावे के साथ उस एंटिटी को सामने लाके बात करने की बात कर रहा था। हमारे पास बहुत टाइम था। हमारी बहुत सारी बातें हुई और ऐसा लगा कि हमारे बीच दोस्ती जैसा रिश्ता बन गया है। हालाँकि शायद वो मेरी माँ की उम्र की रही होगी, पर हमारा अच्छा कनेक्शन बन गया और तभी पता चला कि उसका नाम नीलोफर था। रात में वो बेडरूम में ही अपनी असिस्टेंट के साथ रही, जबकि मैं हॉल में रहा। मैं कुछ अनहोनी की आशंका कर रहा था, पर कुछ नहीं हुआ और रात को 2:30 बजे उसने मुझे बेडरूम में बुला लिया। उसने बेडरूम में 4 प्लास्टिक की कुर्सियां गोलाकार करके रखी हुई थी। बीच में बस एक पानी से भरा कटोरा रखा था। नीलोफर ने अपने हाथ में किसी पक्षी का एक पंख पकड़ा हुआ था, जबकि उसकी असिस्टेंट एक डायरी और एक पेन लेकर बैठी थी। 3 बजे तक हम ऐसे ही तीनों बैठे रहे और नीलोफर किसी अनजान भाषा में कोई तो मंत्र जैसा बड़बड़ा रही थी।
3 बजते ही उसने अपनी असिस्टेंट को इशारा किया और उसने उठकर बिजली का स्विच ऑफ कर दिया और पानी के कटोरे के पास उसने हरे रंग की मोमबत्ती जला दी। कमरे में अब सिर्फ उस मोमबत्ती की रोशनी और थोड़ी सी बाहर से आ रही स्ट्रीट लैंप की लाइट ही थी। अभी असली कहानी शुरू होती है। सामने आओ और खुद को दिखाओ। नीलोफर के मुंह से मैंने पहली बार हिंदी के शब्द सुने। अभी तक हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते थे और मुझे पता ही नहीं था कि उसको हिंदी भी आती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं किसी आत्मा आदि को देखने की एक्सपेक्टेशन के साथ कमरे में चारों तरफ देख रहा था। अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? नीलोफर ने किसी से पूछा। मुझे कमरे में दोस्तों कोई नजर नहीं आया और फिर मैंने नीलोफर की नजरों का पीछा किया। वो पानी के कटोरे की तरफ देख के बात कर रही थी। मैंने देखा तो मुझे पानी में एक लगभग 30 साल की औरत, एक 7 या 8 साल का लड़का और उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा नजर आया। मेरी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई थी। ये मेरे जीवन का सबसे पहला भयानक एक्सपीरियंस था, जबकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। डर किसको कहते हैं वो मुझे उस पल समझ में आया था। नीलोफर उस पानी के बर्तन की तरफ देखकर कुछ पूछ रही थी और उधर से मुझे पानी में सिर्फ उस औरत का मुंह हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो सब मेरे लिए बहुत ज्यादा डरावना था और मैं वो सब नहीं देखना चाहता था। मैंने कस के अपनी आंखों को ऐसे बंद कर लिया। बाद में जब वो सब खत्म हो गया तब नीलोफर ने मुझसे आंखें खोलने को कहा। कमरे की लाइट जल चुकी थी और मोमबत्ती को बुझा दिया गया था। पानी ऐसा काला नजर आ रहा था जैसे उसमें काला रंग घोल दिया गया हो। हम लोग बाहर हॉल में आए और नीलोफर ने बताया वो जगह जहां वो सोसाइटी बनी थी वो पहले एक बावड़ी थी जो समय के साथ सूखने लगी थी। उस समय लोग रात में वहां आने से भी डरते थे। वहां जंगल था और वहां शराबी, जुआरी ये सब लोग मंडराते रहते थे। कई बार वहां लोग लाशें भी डाल के चले जाते थे। जिस औरत की एंटिटी मेरे घर में थी उसका नाम देविका था, जिसकी हत्या उसके पति ने उसके बच्चों के साथ कर दी थी और उनकी लाशों को बावड़ी में डाल दिया था। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वो भटकती रहीं। समय के साथ उस बावड़ी को पूरी तरह सुखाकर उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और पूरी सोसाइटी बनाकर खड़ी कर दी गई। जिस फ्लैट को मैंने खरीदा था उस फ्लैट को पहले एक सरदार फैमिली ने लिया था, पर वो लोन की किश्तें जमा नहीं कर सके और बैंक ने उनका घर जब्त करके नीलाम कर दिया। इस सारे प्रोसेस में बहुत साल तक उस घर पर ताला लगा रहा और देविका की आत्मा ने उस फ्लैट को अपना घर बना लिया। जिस फैमिली से मैंने वो फ्लैट खरीदा था वो भी देविका और उसके बच्चों की प्रेजेंस को फील कर रही थी और यही कारण था वो सस्ते में मुझे फ्लैट बेचकर चलते बने। मैंने डेस्परेट होकर नीलोफर से उन आत्माओं को मेरे घर से निकालने का तरीका बताने को कहा। नीलोफर ने कुछ भी ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा वो पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं और वो उनको और दुखी नहीं कर सकती। नीलोफर ने बताया अगले 4 सालों में वो आत्माएं खुद ही मुक्ति पा जाएंगी और मेरा घर अपने आप उनसे मुक्त हो जाएगा। नीलोफर ने यह भी बताया कि वो आत्माएं मुझे मेरे घर में कभी परेशान नहीं करेंगी, लेकिन मेरे घर में अगर कोई औरत या बच्चा आएगा तो शायद उनको कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मैंने वो घर खाली कर दिया और फिर से किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। वो घर 6 साल तक खाली पड़ा रहा और सन 2011 में मैंने उसको बेच दिया। नए ओनर की तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई। शायद जो नीलोफर ने कहा वो सच था और उस परिवार को मुक्ति मिल चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगली कहानी के साथ।